गुड इवनिंग। एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का एमए फाइनल के पेपर सेकंड लेबर इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत है। आज अपना टॉपिक है डिमांड फॉर लेबर, श्रम की मांग। इस विषय का आज हम अपने लेक्चर में विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा इसका अर्थ, इसके विभिन्न आयाम, विभिन्न नियमों का विस्तार से चर्चा करेंगे। So, let's begin our class. श्रम की मांग। श्रम की मांग परोक्ष मांग होती है जो श्रम की उत्पादकता तथा वस्तु बाजार में प्रतियोगी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। श्रम की मांग परोक्ष होती है। सबसे पहला जो वाक्य है इसका क्या तात्पर्य है? परोक्ष मांग क्या होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मांग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष और दूसरी होती है परोक्ष। यानी कि देयर इज टू टाइप ऑफ डिमांड्स, वन इज डायरेक्ट डिमांड एंड द अनदर इज इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड जो होती है वो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए करता है, जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार में मांग करता है, जिसे वे डायरेक्टली बाजार से जाके कंज्यूम कर सकता है, उसे हम डायरेक्ट डिमांड या प्रत्यक्ष मांग के रूप में जानते हैं। और उसके विपरीत जो इनडायरेक्ट डिमांड होती है या जो परोक्ष मांग होती है वह साधनों के लिए की जाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए की जाती है, जो कि हम डायरेक्टली जिनकी मांग नहीं कर पाते हैं। वो जैसे हमने अगर किसी वस्तु या सेवा के लिए मांग करी तो उनका उत्पादन कौन करेगा? उनका उत्पादन करेंगे साधन। तो हमने इनडायरेक्टली किसकी मांग की है? साधनों की। तो परोक्ष मांग मतलब होता है डिराइव्ड डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड, जो कि हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। ठीक है। इसके आगे श्रम की मांग से अभिप्राय श्रम की उस मात्रा से है जो उद्योगपति अथवा उत्पादनकर्ता किसी निश्चित मजदूरी की दर पर खरीदने के लिए तत्पर हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रम की मांग कौन करेगा? श्रम की किसे जरूरत है? उत्पादनकर्ता को। दो इसमें पक्ष हैं, एक है श्रमिक वर्ग और दूसरा है उद्योगपति या उत्पादनकर्ता वर्ग। श्रमिक वर्ग अपने आप को, यानी कि अपना जो श्रम है, अपना जो लेबर है, वो बेचने साधन बाजार में आएगा। ठीक है। और वो किस दर पे बेचेगा, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय जो बाजार की शक्तियां हैं, यानी कि बाजार की कौन सी शक्तियां हैं? दो शक्तियां होती हैं, मांग और पूर्ति की शक्तियां। मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जहां इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा वहीं वेज रेट का डिटर्मिनेशन होगा, आप सभी जानते हैं। और जहां वेज रेट का डिटर्मिनेशन होता है उसी दर पर लेबर अपनी लेबर को बेचने के लिए तैयार होगा और उत्पादनकर्ता भी उस वेज रेट पे श्रम को खरीदने के लिए तैयार होगा। एक्सक्यूज़ मी। श्रम की मांग से अभिप्राय श्रम की उस मात्रा से है जो उद्योगपति अथवा उत्पादनकर्ता किसी निश्चित मजदूरी दर पर खरीदने के लिए तत्पर होगा। ठीक है। उस मजदूरी दर पर जो मजदूर हैं उनका भी किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होगा और उत्पादनकर्ता का ये प्रयास रहेगा, ये कोशिश रहेगी कि उसका जो लाभ हो वो अधिकतम हो। श्रम की मांग का जो सिद्धांत है, लगभग अगर हम देखें हमारी जो मांग का नियम है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। हमारा मांग का नियम क्या कहता है? हमारा मांग का सिद्धांत क्या कहता है कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज द डिमांड, द क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु का जो क्वांटिटी डिमांडेड है, वस्तु की मांग है, वह स्वतः ही घट जाती है। इसी प्रकार से अगर श्रम की जो दर है, जो श्रम की जो कीमत है या उसकी जो कॉस्ट है, उसकी श्रम की कैसे कीमत किस में आंकेंगे हम? वेजेस में। अगर मजदूरी दरें बढ़ती हैं किन्हीं कारणों से तो उत्पादनकर्ता के लिए क्या हो जाएगा? उसकी लागत बढ़ जाएगी। और अगर उसकी लागत बढ़ती है तो उसका क्या होगा? उसका लाभ घट जाएगा। तो क्या होगा? अगर उसका लाभ घट जाता है तो कोई भी उत्पादनकर्ता कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अपना लाभ घटे, तो वो क्या करेगा? श्रम की मांग को घटा देगा, वो कम श्रमिकों को ही नौकरी पर रखेगा। ठीक है। जैसे वर्तमान में आप अभी देखें कि अभी कोविड-19 का जो दौर चल रहा है,
इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। आप ये देखिए कि जैसे ही लॉकडाउन होता है, जैसे ही 3 महीने का लॉकडाउन लगा, क्या हुआ, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, श्रमिक बेरोजगार हो गए, श्रम की मांग एकदम से घट गई। ठीक है, भले वेज, यहाँ पे क्या हमने देखा, वेज रेट्स नहीं घटी, लेकिन क्योंकि कोविड-19 हुआ है, अन्य कारण जिन्हें हम पढ़ते हैं, अन्य कारण के कारण क्या हुआ कि हमारे रोजगार, हमारे उद्योग धंधे सभी लॉकडाउन के कारण बंद हो गए, तो एकदम से रोजगार बिल्कुल घट गया, उद्योग घट गए, तो उससे क्या हुआ, श्रमिक बेरोजगार हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जब लॉकडाउन खुला लेकिन परिस्थितियां फिर भी सामान्य नहीं हो पाई, तो उद्योगपतियों ने जो हानि हुई, इसके कारण से उन्होंने श्रमिकों की जो संख्या थी वो घटा दी। अब श्रमिकों की संख्या घटा दी तो क्या हुआ, यहाँ पे श्रम की मांग घट गई। आपको समझ में आया इस एग्जाम्पल से? तो इसी प्रकार से जब हम किसी अर्थशास्त्र के सिद्धांत को पढ़ते हैं बच्चों, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके उदाहरण से ही उस चीज़ को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस एज वेल एज आर्ट्स। ह्यूमैनिटी के साथ साथ इसको विज्ञान का विषय भी माना गया है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थशास्त्र में हम सिर्फ कहीं सुनी बातों पर, हमारे जो नियम है, सिद्धांत है, कहीं सुनी बातों पर आधारित नहीं होते हैं। हमारे जो नियम हैं वो हमारी सूचनाओं, आंकड़ों और विभिन्न प्रकार की जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमें एग्जाम्पल्स देता है, उसके आधार पर ही हम उन्हें डिसाइड करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, वापस हम श्रम की मांग की बात करते हैं। मेरे ख्याल से ये श्रम की मांग मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने इसकी व्याख्या रखी है, और आशा करती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट ईजिली समझ में आएगा। हम आगे जब असाइनमेंट्स में आपको दूंगी तो मैं आपको इसी प्रकार के उदाहरण के माध्यम से ही आपको अपने विषय को समझाने का प्रयास करूंगी। आगे हम पढ़ते हैं। श्रम की मांग किसी भी अर्थव्यवस्था की रोजगार की स्थिति को दर्शाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि श्रम की मांग क्या दर्शाती है, डिमांड फॉर लेबर किसको शो करती है, द एम्प्लॉयमेंट, है ना, क्या शो करती है, मतलब कि कितना एम्प्लॉयमेंट है। जितनी ज़्यादा श्रम की मांग होगी उतना ज़्यादा ही रोजगार होगा, उतना ज़्यादा ही एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर श्रम की मांग घट जाएगी तो अपने आप ही रोजगार घट जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट घटता है विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा, हमारा जो आर्थिक विकास और जो हमारी वृद्धि है वो भी घट जाएगी। तो एक अर्थव्यवस्था के लिए क्या ज़रूरी है बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोजगार। तो रोजगार, अगर रोजगार होगा तभी ही उद्योग धंधे भी चलेंगे, तभी किसी भी चीज़ का, वस्तु और सेवाओं का निर्माण हो पाएगा, हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित हो सकेगी। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करते हैं, यदि श्रम की मांग बढ़ती है तो देश में रोजगार भी बढ़ता है। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ सिंबल्स लिखे हैं। क्या सिंबल लिखे हैं? DL के बाद एक एरो है जो ऊपर की ओर जा रहा है, और एक N लिखा है, उसके बाद भी जो एरो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम हमारी बात को इकोनॉमिक्स में सिंबल्स के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। तो वो जो सिंबल्स के होते हैं ये अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, ये अपनी बात को पूरी तरीके से समझाते हैं। यहाँ पे जैसे ये दिखा रहे हैं, DL मीन्स डिमांड फॉर लेबर, एंड द एरो विच इज़ मतलब विच इज़ डायरेक्टली which is in the upside direction, which shows that when the demand for labor increases, N is for employment also increases, and vice versa, and the demand for labor is inversely relation to the MPPL. So next is श्रम की उत्पादकता। Yes students, जो उत्पादकता वर्ड है, the word is productivity, ये ही की वर्ड है श्रम से रिलेटेड। लेबर की मांग क्यों की जाती है? लेबर की मांग
क्यों की जाएगी? किसी भी हम साधन की मांग, भले हम लेबर की बात करें या हम कैपिटल की बात करें या हम लैंड की बात करें, किसी भी चीज़ की बात जब हम वस्तुओं और सेवाओं की बात करते हैं तो हम उसकी उपयोगिता की बात करते हैं, हम उसकी यूटिलिटी की बात करते हैं। इन द सेम वे जब हम हमारे साधनों की बात करते हैं, श्रम की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? उत्पादकता की, यानी कि उसकी क्या उपादेयता है समाज के लिए कि हम उसकी मांग करें। अगर एक लेबर अच्छा काम करने वाला है, कार्यकुशल है, बहुत ही सीरियसनेस से, बहुत ही सिंसेरिटी से किसी काम को करता है, साथ ही उसके साथ स्किल है, टेक्नोलॉजिकल उसे ज्ञान है, तो उसकी मांग अपने आप ही बढ़ेगी, यानी कि ही इज़ प्रोडक्टिव, वो हमारी आर्थिक क्रिया का भागीदार बन सकता है। और अगर इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं कि देयर इज़ लेबर बट वो अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें टाइम बर्बाद करता है, वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है, उसके पास कोई टेक्नोलॉजिकल ज्ञान नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो वो लेबर हमारा किसी काम का नहीं है, उसकी मांग ना तो बढ़ेगी बल्कि उल्टा घटेगी। तो द की वर्ड इज़ लेबर प्रोडक्टिविटी, श्रम की उत्पादकता। उत्पादन की एक मात्रा है जिसे नियोजित श्रम की प्रति इकाई उत्पादित करती है। ये इसकी आर्थिक परिभाषा है, आप सभी इसको नोट करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ हम आपको दे रहे हैं ये आगे असाइनमेंट्स में और जो हमारे जो यूनिट टेस्ट होंगे उनमें पूछा जाएगा। तो प्लीज़ हम जो आपको नोट्स दे रहे हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए। आगे चलते हैं। श्रम की उत्पादकता किसी समय की इकाई में जीवित श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं और भौतिक सेवाओं की संख्या से है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपके सामने श्रम की उत्पादकता का कॉन्सेप्ट रखा है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि द वर्ड इज़ प्रोडक्टिविटी, लेबर की जो डिमांड होती है, द डिमांड ऑफ लेबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्टिविटी। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, हिज स्किल, हिज सिंसेरिटी, हिज वर्किंग आवर्स, तो वो प्रोडक्टिव है। और अगर वो उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जो वो काम करता है उससे रिलेटेड कोई स्किल नहीं है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, और ही इज़ नॉट सिंसियर, तो वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। सो द की वर्ड इज़ प्रोडक्टिविटी। सो श्रम की उत्पादकता के निर्धारक तत्व। अब ये उत्पादकता किन तत्वों के ऊपर आधारित है, मैं शॉर्ट में आपके सामने इन तत्वों को रख रही हूँ जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये दो प्रकार के तत्व होते हैं, दो प्रकार के कारक होते हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है आंतरिक, और दूसरा होता है बाह्य या एक्सटर्नल। इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि उसकी व्यक्ति के व्यक्तित्व में दो चीज़ें होती हैं, आप सभी जानते हैं, एक फिजिकल एक्ट और दूसरा होता है मेंटल, यानी कि उसकी शारीरिक तथा उसकी मानसिक अवस्था किस प्रकार की है। अगर हम किसी फिजिकल लेबर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कैसा लेबर चाहिए होगा, जो फिजिकली स्ट्रांग हो। लेकिन अगर हम किसी टेक्नोलॉजिकल वर्क की बात कर रहे हैं तो हमें वहाँ उसकी फिजिक की से कोई मतलब नहीं है ना। हमें वहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैन नहीं चाहिए, हमें उधर प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन की आवश्यकता है। तो एक जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ रही है कि हमें जो व्यक्तित्व है, जो उसका आंतरिक व्यक्तित्व है, उसका किस तरीके से उपयोग में लाया जाएगा। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए उपयोगिता है जिस व्यक्ति की, उसके लिए वही कार्य उसे करना चाहिए। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। श्रमिकों की कुशलता एवं योग्यता। अगर श्रम की मांग किसके ऊपर आधारित है, अगर कोई व्यक्ति जब हम श्रम की मांग कब करेगा उद्योगकर्ता, कि जब उससे रिलेटेड जो लेबर है वो उस कार्य करने में कुशल हो, उसके पास उससे संबंधित कोई योग्यता हो, कोई डिप्लोमा, कोई कोर्स, कोई टेक्नोलॉजिकल जो भी कोर्सेज वगैरह हो, अगर वो कर रखा है तो उसे स्वतः ही रोजगार मिल जाएगा। आगे है कार्य में अभिरुचि।
उसके पास प्रोफेशनल ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो सिंसियर नहीं है, उसका उस कार्य में मन नहीं है, तो वो उस कार्य को 100% नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसे लेबर्स की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे लेबर्स सिर्फ कॉस्ट बढ़ाते हैं, ना कि प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो उद्योगकर्ता या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इस प्रकार का लेबर भी नहीं रखना चाहेगा। वो लेबर की डिमांड को बढ़ाने के बजाय उसकी मांग को घटा देता है। ठीक है। जन्मजात सामर्थ्य, ये एक मतलब कि लाइक कहाँ वो इनबॉर्न क्वालिटीज़ जिसे हम कहते हैं, लाइक इनबॉर्न क्वालिटीज़ जैसे कि पारिवारिक या हमारी जेनेटिक्स में भी आता है, या फिर हम जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, या जो हमारे फोर फादर्स ने जो वर्क किया है, तो वो हम अपने आप ही, हमारे अंदर वो टैलेंट अपने आप आ जाता है। हमें उसके लिए कोई ज़्यादा स्पेशल एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या कहलाते हैं? इनबॉर्न क्वालिटीज़ या जन्मजात सामर्थ्य। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे बाह्य कारण या एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। देयर आर सो मैनी एक्सटर्नल फैक्टर्स रिगार्डिंग द डिमांड फॉर लेबर और द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लाइक यांत्रिकरण, टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन। अगर सपोज़ करिए कि कोई इंडस्ट्री है और इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज़ एंड मतलब बहुत बड़ा उद्योग है, तो उसमें मशीन्स का ही इम्पॉर्टेंट रोल होगा। उधर जो लेबर है, जो श्रमिक है, उसका इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होगा, तो उसकी मांग घट जाएगी। समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल। सेकेंड, उत्पादन प्रक्रिया, प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या प्रोडक्शन प्रोसेस से हम क्या समझते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि जो किस तरीके की टेक्निक यूज़ की जा रही है उत्पादन करने में, वेदर इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। ठीक है, दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं। क्या वो पूंजी पर आधारित है या वो श्रम पे आधारित है? अगर पूंजी पर आधारित होगी तो क्या होगा? श्रम की मांग घटेगी, पूंजी की मांग बढ़ेगी। और अगर वो श्रम लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो क्या होगा? पूंजी की मांग घटेगी और श्रम की मांग बढ़ेगी। अंडरस्टूड? एक्सक्यूज मी। थर्ड इज नियोजित पूंजी की मात्रा। नियोजित पूंजी की मात्रा प्लान कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। प्लान कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कि कितना हमने प्लानिंग किया है कि इन्वेस्टमेंट पे हम कितना लेबर के ऊपर उसको खर्च करेंगे। अगर उसकी मात्रा अधिक होगी तो डिमांड फॉर लेबर भी अधिक होगा। नेक्स्ट इज प्रबंधकीय कौशल और मैनेजमेंट क्वालिटीज़ या मैनेजरल एबिलिटीज़। जितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योर अच्छा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी होगी, उतना ज़्यादा ही वो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा और वो अपने लेबर को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, उनको अधिक प्रोडक्टिव बना पाएंगे। सो फिफ्थ इज कार्य की भौतिक दशाएं। जो वर्क कराया जा रहा है उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर, उसका जो एनवायरनमेंट है वो किस प्रकार का है। इफ़ वेदर इट इज़ कंजीनियल और नॉट, if the workers are working in a very good environment, in a very they feel very homely, very casual and very मतलब कि अपनापन सा है माहौल में अपना, तो क्या होता है? वर्कर अपने आप 1 से 2 काम कर देता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। अगर हमसे कोई प्यार से 2 बात कर लेगा तो हम उसके 1 की बजाय 2 बात काम कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फिर से इकोनॉमिक्स में मैंने आपको कहा था, इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड साइंस ऑल्सो। तो हमारे जो नियम है कहाँ से निकलते हैं? हमारे जो डे टू डे लाइफ है वहीं से। तो यहाँ भी वही बात आती है कि जो मानव का व्यवहार है वही इकोनॉमिक्स में भी एक इकोनॉमिक यूनिट का भी व्यवहार है, लेबर का भी। अगर ये तो अगर मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर लेबर को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो क्या होगा? तो उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो वर्किंग उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो भी इंक्रीज होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कार्य के घंटे, वर्किंग आवर्स। ये हम सब जानते हैं कि जो लेबर है
वो कोई मशीन नहीं है, वो एक इंसान है, एक ह्यूमन है, और उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो फिजिकल कैपेसिटी, उसकी बॉडी की, ब्रेन की, उसके विभिन्न ऑर्गन्स की, वो एक लिमिटेड है। और WHO के द्वारा जो काम करने के घंटे हैं श्रम संगठन के द्वारा जो डिसाइडेड किए गए हैं वो है 8 आवर्स। 8 आवर्स आर द मैक्सिमम आवर्स विच 8 आवर्स आर द मैक्सिमम आवर्स जो कि एक लेबर एक दिन में 24 घंटे में से 8 घंटे का काम कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा काम कराया जाता है तो या तो इस कंडीशन पे होता है कि उद्योगकर्ता उसके अधिक पे करेगा, और अगर नहीं है तो वो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दो ही रीज़न इसके हो सकते हैं। श्रम संघों की भूमिका, ट्रेड यूनियंस, आप जानते हैं कि इन प्रेजेंट टाइम्स ट्रेड यूनियंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल in various firms and factories and establishing the demand for labor also, है ना। तो श्रम संगठन एक बहुत ही, कहना चाहिए कि जो शोषण होता था कई समय पहले, जो हमारे समाज में जो ये सर्वहारा वर्ग जिसे हम श्रमिक वर्ग के नाम से जानते थे, आपने मार्क्स के टाइम पे जो थेरीज पढ़ी हैं, जो थेरीज में हमने देखा है कि जो श्रमिक वर्ग है वो कैसा वर्ग है, सर्वहारा। उसको सबसे गरीब वर्ग माना गया है और उसका हमेशा से ही शोषण होता हुआ आया है, यानी एक्सप्लॉयटेशन होता हुआ आया है। लेकिन मार्क्स के टाइम से जब श्रम संगठनों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुई, तब क्या हुआ, श्रम संगठन क्या करते हैं, श्रम संगठन जो श्रमिक है वर्ग है उनके हितों और अधिकारों का सुरक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और उनको अच्छा माहौल, उनकी जो ज़रूरत है उनकी पूर्ति कराने में, तथा उनकी जो सैलरीज और वेजेस हैं उनकी दरों का निर्धारण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है। सामाजिक एवं राजनीतिक कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट अपन कह रहे हैं कोविड-19 का अपन ने एक लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। एंड द थर्ड वन, द 9th वन इज सामीप्य प्रभाव, द नियरनेस इफेक्ट। कई बार क्या होता है, जैसे कि अपन अगर डेवलप नेशंस की बात ना करें, अपन डेवलप नेशन क्या डेवलपिंग नेशन की भी बात ना करें, अपन सिर्फ अपने भारत की बात करें। भारत में भी मैं जैसे मेरी बात करती हूँ, मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव होने के कारण मेरे अंदर कई सारी भावनाएं हैं। ठीक है, भावनाएं हैं और कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। मेरे साथ जिम्मेदारियां, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे परिवार की, और मेरी भावना कैसे जुड़ी हुई उनसे, प्यार की। तो मैं अपने इस प्यार की भावना के कारण और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कहीं दूर जाकर काम करना मजबूरी में, हालांकि मैं जा पाऊंगी, लेकिन मेरी इच्छा कभी ना करेगी। तो जो हमारा मजदूर वर्ग है, अधिकतर भारतवर्ष में ये देखा गया है कि भावनाएं और उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वो अपने जो आसपास का क्षेत्र है, लोकल एरिया में ही काम और रोजगार को तलाशता है, जिससे कि वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का अच्छे तरीके से वहन कर सके, साथ ही अपने परिवार के साथ आनंदपूर्वक अपना समय व्यतीत कर सके। और इसके अलावा भी अन्य कारण हैं, वो मौसमी हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं, कोई और रीज़न से हो सकता है, फैशन, टेक्नोलॉजी आदि। उत्पादनकर्ता या उद्योगपति द्वारा श्रम की मांग की जाती है, ये हम सभी जानते हैं, जिससे वह उत्पादन कर सके। ठीक है, श्रमिक की मांग क्यों की जाती है, जिससे कि वो उत्पादन कर सके। तो उत्पादन किस चीज़ का करता है, दो चीज़ों का, वस्तुओं का और सेवाओं का। वस्तुएं कैसी होती है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, देयर इज़ वेरी यू कैन से दैट, मतलब कि इतनी लंबी लिस्ट है कि हम अगर गुड्स के बारे में चर्चा करें तो आज की क्लास तो हमारी गई। ओके, एंड द सेकेंड इज सेवाएं। सेवाएं मीन्स सर्विसेज, देयर आर नंबर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, लाइक टीचिंग, बैंकिंग, मेडिकल, है ना, एनीथिंग। और उत्पादन के साधन कौन से हैं, द मोर, सभी जानते हैं कि हम देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, है ना। सो श्रम की मांग, दो मजदूरों की दर, श्रम की मांग किसके ऊपर निर्धारित होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है मजदूरी की दर। ठीक है,
और मजदूरी की दर का अगर दूसरा पक्ष अगर हम देखें, जो मतलब कि दो पक्ष हैं, श्रम की मांग के दो पक्ष हैं, एक है मजदूरी की दर। अगर हम श्रमिक के नज़रिए से देखेंगे तो उसका जो सबसे पहले निर्णय होगा वो किसके ऊपर आधारित होगा, उसकी मजदूरी कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है। और अगर हम उत्पादनकर्ता की दृष्टि से देखेंगे तो उसका लाभ कितना है। अगर वेजेस ज़्यादा होंगी तो श्रम की मांग घटेगी, क्योंकि कोई भी उत्पादनकर्ता कभी भी हानि उठा के उत्पादन करना नहीं चाहेगा। गॉट इट? सो इसी बात को मैंने आपके सामने डायग्राम के रूप में रख रही हूँ। डायग्राम में आप जैसे आपको दिखेगा कि ऑन एक्स एक्सिस देयर इज एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट कह लो या फिर श्रम की मांग, है ना, DL, एंड ऑन द वाई एक्सिस शोज द वेज रेट्स, है ना। सो और 0 इज द इनिशियल पॉइंट। जब एक अर्थव्यवस्था में OW वेज रेट होती है तो जो डिमांड फॉर लेबर होती है वो किसके बराबर होती है, ON के, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो वेज रेट है वो OW से बढ़कर OW1 हो जाती है तो जो हमारी श्रम की मांग है वो ON से घट के ON1 ही रह जाती है। और इसके विपरीत जब वेज रेट्स घट के OW2 हो जाती हैं तो जो श्रम की मांग है वो बढ़कर ON2 हो जाती है। तो ये क्या दिखाता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर लेबर एंड द वेज रेट्स, जिसके कारण से अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ें तो हमारे पास एक कर्व आता है DL, जो कि ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वो गिरता हुआ होता है, जो कि वेज रेट्स और डिमांड फॉर लेबर में इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है। वो ये बताता है कि अगर वेज रेट्स बढ़ती हैं तो श्रम की मांग घटती है, और अगर वेज रेट्स घटती है तो श्रम की मांग बढ़ती है, अन्य बातों को स्थिर रहने पर। ओके, सो मैंने बहुत ही सरल और सहज शब्दों में आपके सामने श्रम की मांग का कंसेप्ट रखने की प्रयास किया है, और आप इसको पढ़िए, आप इस मेरे YouTube लेक्चर को सुनिए, अच्छे से समझिए, और इसी चीज़ को मैं PDF कंटेंट में भी अपलोड कर दूंगी अपने MA फाइनल के ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसे आप पढ़िए, समझिए, और इससे रिलेटेड असाइनमेंट मैं कल आपको दूंगी जिसको आप करिए। और कोई अगर आपको संशय रहे, कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप मेरे से जुड़िए, मेरे से बात करिए, और मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और हम कल अगले किसी अन्य जो लेबर से रिलेटेड, हमारे जो सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।